हेलो फ्रेंड्स, आज की इस ट्रांसलेशन की क्लास में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है वो आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट में जो है ना, आपके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी जिसमें 3-4 सेंटेंसेस होंगे, वो आपको ट्रांसलेट करके हमें बताने हैं। अगर आपको ये नियम समझ में आ जाएं तो, या फिर ऑलरेडी आपको अगर ये नियम आते हों तभी भी आप उनको ट्रांसलेट करके जो है कमेंट बॉक्स में लिखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। पहचान, हालांकि ये पहचान हमने इससे पहले की अपनी वीडियो में, जिसमें हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना सिखाया था, उसमें भी बताई थी। लेकिन ये ऐसी बेसिक चीज़ है जो अफर्मेटिव में भी काम करेगी, नेगेटिव में भी काम आएगी, इंट्रोगेटिव में भी काम आएगी। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो एक बार देख ले रहे हैं इसको। देखो, ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इस टेंस के सेंटेंसेस में कार्य का वर्तमान समय में होना या ना होना पाया जाता है। ठीक है भाई, होना अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पाया जाएगा, ना होना नेगेटिव सेंटेंसेस में पाया जाएगा। कुल मिलाकर जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट को शो करेगी, वो वर्तमान को शो करेगी। और एक बेसिक पहचान हिंदी वाक्यों की ये रहेगी, PIT अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। अर्थात जिन सेंटेंसेस में, हिंदी के जिन सेंटेंसेस में ये इस तरह से करके लास्ट में आ जाए, तो आप समझ लेना कि जब आप उस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलो या कहीं पर ट्रांसलेट करके लिखो, तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसी के रूल वहाँ पे अप्लाई होने हैं। और एक बेसिक बात यह है ही कि कार्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा होगा। तो चलिए अब जो है नेगेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो उनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, उसके रूल्स को, उसके फॉर्मूलाज को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। देखिए, अभी हमने ऊपर आपको पहचान हिंदी वाक्यों की बताई, और इंग्लिश सेंटेंसेस का कैसे पता लगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो उसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब में SEIS लगा होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से करके होगा। इंट्रोगेटिव होगा तो फिर उसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और उसमें कहीं डू या डज आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इंग्लिश सेंटेंसेस में तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हिंदी में अभी हमने आपको ऊपर बता ही दिया। तो अब आइए मेन मुद्दे पर, नेगेटिव सेंटेंसेस। एक्चुअली क्या है ना, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक आप चीज़ों को टेक्निकली, डीपली, रीजनेबली नहीं समझोगे ना, तो रट्टा मारने से नहीं चलता। एक बार आपके माइंड में वो चीज़ें अगर सिस्टमेटिकली बैठ जाएंगी तो फिर वो हमेशा याद रहेंगी। तो ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता हूँ। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, अर्थात जब कर्ता ही होगा, शी होगा, इट होगा या एक वचन होगा, अर्थात किसी एक नाउन के होने का पता लगेगा, तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंसेस में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, क्योंकि ही, शी, इट ये भी तो एक ही वचन है, एक ही व्यक्ति के होने का तो बोध होता है, एक ही नाउन के होने का तो बोध होता है।
तो जब सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे राम है, सीता है, मोहन है, गीता है, अफजल है और कबीर है, जो भी है, मतलब कुल मिलाकर के एक व्यक्ति के यदि होने का पता लगता होगा तो वो एक वचन करता होगा। और नेगेटिव सेंटेंसेस में उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे ये बता के चलूँ कि जब हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे एस या ई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है जब आप डज नॉट का प्रयोग कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला रहेगा ये कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपको डज नॉट लिखना होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद अगला रूल देखेंगे कि वो क्या कहता है। और भाई अगर आपको वाकई कुछ समझ में आता हो, पढ़ाने का तरीका ठीक लगता हो, तो यार ज़रा कमेंट करके बताया करो, उससे पता लगता है कि हाँ कैसा चल रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है। और दूसरा ये है कि जो एक्सरसाइज दी जाती है उसको भी सॉल्व किया करो, तो पता लगेगा कि हाँ वाकई सीरियसली जो है अपनी स्टडीज़ में जो है इन्वॉल्व हो। तो ये फॉर्मूला रहेगा और ये एग्जांपल्स हो गए। वह आजकल बाजार नहीं जाती है। देखो जो हमने ऊपर पहचान बताई थी ना कि ता है, ती है, ते है, तो ती है आ गया ना, ती है, और प्रेजेंट में होने का, कार्य होने का बोध हो रहा है। वह बाजार में नहीं जाती है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, और नहीं वर्ड आ गया तो इससे हो गया नेगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब इस तरह से करके होता है वह आजकल बाजार नहीं जाती है, तो एक नहीं जाती है अर्थात कोई फीमेल है, फीमेल होने का पता लग रहा है ना, और एक के होने का पता लग रहा है। बाजार नहीं जाती है, किसी एक की बात हो रही है तो शी लिखेंगे फीमेल के लिए, मेल होता, जाता है होता तो फिर ही लिखते। तो शी, और अभी ऊपर आया था कि सब्जेक्ट हो गया, वह की अंग्रेजी शी हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद डज नॉट, तो डज नॉट लिख दिया सिंपली। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ लो आप। तो वर्ब क्या हो रही है इसमें, जाना, बाजार जाने, जाने का ही तो काम हो रहा है ना, तो गो फर्स्ट फॉर्म हो गई, और क्या, बाजार, टू मार्केट। शी डज नॉट गो टू मार्केट। अब बचा आजकल, आजकल की अंग्रेजी लिख दी नाउअडेज। जब आप इसको बोलो या कहीं लिखो तो नाउअडेज आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी आप इसको ला सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में ही लाओगे तो फिर ज़्यादा ठीक है, बोलने में आप कहीं भी यूज करो। तो शी डज नॉट गो टू मार्केट नाउअडेज, ठीक है। गीता झूठ नहीं बोलती है, गीता झूठ नहीं बोलती है, तो ती है आ गया, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो गीता लिख दिया, भाई सब्जेक्ट गीता ही तो है। उसके बाद लिखेंगे डज नॉट, तो डज नॉट लिख दिया, क्योंकि एक वचन करता है ना गीता भी, एक ही लड़की के होने का तो पता लग रहा है ना। तो गीता डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलना, बोलने की अंग्रेजी होती है टेल, और झूठ एलाई, तो गीता डज नॉट टेल एलाई, गीता झूठ नहीं बोलती है। तीसरा सेंटेंस है वर्षा नहीं होती है। हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट निर्जीव हो तो वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं, तो वर्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का। इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है नहीं, वर्षा टोटल मिला करके, भाई ऐसे बोलें कि आसमान से बूंदें गिर रही हैं तो वो बहुवचन सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप्स आ जाएगा, फिर एक से अधिक बूंदों की बात हो रही होगी। लेकिन सभी बूंदों को मिलाकर के जो बनता है तो वो क्या बनता है, वर्षा, वो फिर सिंगुलर नंबर हो जाता है। तो इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन, वर्षा नहीं होती है, ठीक है।
तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा, एक वचन करता होगा, तो उसके ये नियम है और उसके ये सेंटेंसेस हैं। अब पढ़ते हैं कि जब सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो, तो यहाँ पे लिखा है, ये दूसरा नियम आ गया, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल पहले के ही जैसा है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करना है। और आपको बस ये पहचानना है कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं, एक से अधिक का होना, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड रूल टू ट्रांसलेट द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लिखना है, एंड आफ्टर दैट डू नॉट का यूज करना है, एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और सबसे लास्ट में यू हैव टू राइट डाउन ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और इतना सिंपल तरीके में यार शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा जितने सिंपल तरीके में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इनको हल्के में मत लेना कि ये तो सब आता है, जो एक्सरसाइज दी होती है उसको सॉल्व करना, तभी पता लगेगा कि कितना आता है। एग्जाम्पल्स, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। भाई अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ ली, तो अब इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, क्या इसकी अंग्रेजी होगी? ताहूँ आ गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? अब है कि मैं हूँ? भाई सब्जेक्ट वही तो होता है जो किसी क्रिया को करता है। तो जाना या ना जाने का काम कौन किससे जुड़ा हुआ है? मुझसे, मैं ही तो करता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं की अंग्रेजी लिख दी, अब वो सॉरी आई। उसके बाद क्या लिखना है? डू नॉट, तो डू नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाने का काम शो हो रहा है ना यहाँ पे, तो गो हो गई, टू स्कूल। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्कूल, और अब क्या अंग्रेजी हो गई? नाउ। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल नाउ, अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, जो भी करके है। तुम उसकी मदद नहीं करते हो। यू से पहले तो देखो सब्जेक्ट लिखेंगे ना, सब्जेक्ट है यू का मतलब तुम, फिर आएगा डू नॉट, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट आ गई। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? क्या काम हो रहा है इसमें? मदद करने का हो रहा है ना, सहायता करने का, तो उसकी अंग्रेजी हो गई हेल्प, ठीक है। और उसकी यहाँ पे हिम आ गया, यू डू नॉट हेल्प हिम, तुम उसकी मदद नहीं करते हो। अब देखो जब हमने यहाँ पे जो है हिम का प्रयोग किया, तो पता लगा कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे हर लिख दें तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा कि तुम किसी लड़के की मदद नहीं करते हो या किसी लड़की की मदद नहीं करते हो, अर्थात मेल की नहीं करते हो कि फीमेल की नहीं करते हो, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पे आप हर का भी प्रयोग कर सकते हो। हर लिख दोगे तो फिर पता लगेगा कि आप लड़की की मदद नहीं करते हो, फीमेल की मदद नहीं करते हो, ठीक है। तो चलिए लास्ट रूल देख लेते हैं इसका। ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से उसको अपने दिमाग में बैठा लो। यदि सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। अभी जो आपने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े इसमें सब में नहीं आ रहा था, देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कभी नहीं की, क्योंकि जब हम आपस में बातचीत करते हैं या कहीं पे कुछ लिखते हैं तो कई बार जो है कभी नहीं का भी प्रयोग करते हैं।
तो जब कभी नहीं आ जाए तो उस कंडीशन में रूल चेंज हो जाता है। तो कभी नहीं की अंग्रेजी तो लिखेंगे नेवर। और यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है और वहाँ पे यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसमें एस या ई एस भी जोड़ेंगे। अभी हमने जो पीछे नियम पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस का, जब सब्जेक्ट एक वचन था तो वहाँ पे एस या ई एस नहीं जोड़ रहे थे ना, डज नॉट का प्रयोग कर रहे थे। तो और अब जो है जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो फिर एस या ई एस जोड़ेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये सवाल भी तो माइंड में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम डज नॉट का प्रयोग कर रहे थे तो फिर हम क्यों नहीं जोड़ रहे थे एस या ई एस। क्योंकि डू के अंदर हमने ऑलरेडी एस ई एस जोड़ दिया था, तभी तो वो डज हुआ था। तो जब एक बार जोड़ दिया है तो फिर बार बार थोड़ी जोड़ेंगे यार। तो इसलिए यहाँ पे जब नेवर आ जाएगा तो भाई अभी तो किसी वर्ब में एस या ई एस जुड़ा नहीं है एक वचन सब्जेक्ट के साथ, तो फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में जोड़ देते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, हम कभी भी पतंग नहीं उड़ाते हैं। हम कभी भी पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो कभी नहीं आ गया ना, कभी आ गया यहाँ पे, नहीं आ गया यहाँ पे। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो कि हम पतंग कभी भी नहीं उड़ाते हैं, या हम कभी नहीं पतंग उड़ाते हैं, ऐसे करके कई तरह से बोला जा सकता है। कुल मिला के कभी और नहीं दोनों वर्ड आ जाएं, चाहे तो एक साथ आ जाएं चाहे तो अलग अलग आ जाएं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे जैसा पीछे हमने पढ़ाया था, तो वी लिख दिया, हम की अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, तो नेवर लिख दिया। उसके बाद जो है चूँकि सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे नहीं, वर्ब लिखनी है ना। तो वर्ब क्या है, उड़ाना, उड़ाने की अंग्रेजी होती है फ्लाई, तो फ्लाई हो गई। एस या एस लगाएंगे नहीं, सब्जेक्ट बहुवचन है। द काइट पतंग, वी नेवर फ्लाई द काइट, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। वह झूठ कभी नहीं बोलती है। या ऐसे हो सकता है सेंटेंस, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती है, बात एक ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, शी लिख दिया, क्योंकि फीमेल का सेंस जा रहा है ना, तो शी लिख दिया। उसके बाद कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिख दी। उसके बाद मेन वर्ब जो है मतलब बोलना है ना, टेल। अब इसमें टेल में एस लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट तो आया नहीं, यहाँ पे तो नेवर है। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तो कहीं पे लगा नहीं है, इसलिए इसको कर दिया टेल्स, ए लाई। तो शी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती है। कुल मिलाकर के नियम ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो आपको कहीं ना कहीं एस या ई एस वर्ब में जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। तो शी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो मैं समझता हूँ कि सारे नियम तो ये हो गए कंप्लीट नेगेटिव सेंटेंस के, तो ये निश्चित ही आपको समझ आ गए होंगे। तो आप जो है इन 3 सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हमें बताओ, तो जाने कि आप कितने पानी में हो। वह रेलवे स्टेशन नहीं जाता है नी, वह रेलवे स्टेशन नहीं जाता है। मैं आजकल चाय नहीं पीता हूँ, सूरज कभी भी पश्चिम में नहीं निकलता है, ठीक है। तो इनको आप ट्रांसलेट करना, देखते हैं कितने लोग ट्रांसलेट इनको करते हैं। कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो फिर उसको हम करेक्ट करेंगे, और गलती से मत डरो यार, गलती करोगे तभी तो फिर ठीक भी करोगे।